हेलो एवरीवन। तो ये है बीए पार्ट 1 पेपर 1 की नेक्स्ट पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस के बाद गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये लिखी है जॉन डन ने। जॉन डन को बारे में आपको पता होगा कि एक बहुत अच्छे मेटाफिजिकल पोइट थे ये जॉन डन जो थे। जो तो इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ताकि इनके बारे में थोड़ा और हमें अच्छे से पता चल जाएगा। John Donne was an English scholar, poet, soldier, and secretary into a Catholic family, a remnant of the Catholic revival, who reluctantly become a cleric in the Church of England. He is considered the preeminent representative of the metaphysical poets. His poetical works are noted for their metaphorical and sensual style and include sonnets, love poems, religious poems, Latin translations, epigrams, elegies, songs, and satires. Among his well-known poems, some are The Good Morrow, A Valediction Forbidding Mourning, The Canonization, Death Be Not Proud, and The Sun Rising. ओके तो इनकी ये सभी पोइम्स हैं, इनके वर्क्स हैं, इनके बारे में बताया मैंने आपको कि अभी ये क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, एक पोएट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर भी थे। ये एक कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्लैरिक, ये क्या बने थे, क्लैरिक भी थे इसमें, चर्च ऑफ इंग्लैंड में। कंसिडर्ड एज अ प्री एमिनेंट रिप्रेजेंट, सबसे पहले इन्होंने इसका यूज़ किया था मेटाफिजिकल पोएट, पैसा मेटाफिजिकल पॉइंट थे पहले। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव थे इसके। इस पोइटिकल वर्क्स आर, इनका जो पोइटिकल जितने भी वर्क्स हैं वो मेटाफोरिकल और सेंसुअल स्टाइल के लिए क्या किए जाते हैं, नोन है। जैसे उनकी सोनेट्स भी हैं, लव पोइम्स भी हैं, रिलीजियस पोइम्स भी हैं, लेटिन ट्रांसलेशंस किए हैं इन्होंने, एपिग्राम्स लिखी हैं, लीजियस लिखी हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं और सेटायर्स भी लिखी हैं। ठीक है, इनके जो वेल नोन वर्क्स हैं ये मैंने अभी आपको बता दिए। ये भी सभी जो ये सभी हैं ये पोइम्स हैं। ये सभी जो पोइम्स हैं ये एमए पार्ट 1 है जो एमए का, उसमें इंक्लूडेड है ये जॉन डन की पोइम्स में। ठीक है, सभी पोइम्स उसमें आती हैं। इसमें तो हम इसमें गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार को स्टडी करेंगे। द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इस पोएम में जो पोइट है वो क्या बताएंगे, हमें सभी इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बताएंगे जो किस, और कंपेयर करेंगे उन इम्पॉसिबल टास्क को किससे, एक वीमेन से। तो चलो लेट्स स्टडी कि क्या इसमें वो पोइट बता रहे हैं हमें। द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज अबाउट द अनस्टेबिलिटी ऑफ द फेथ ऑफ द वीमेन इन द वर्ल्ड। क्या बताइए, अनस्टेबिलिटी बताइए किसमें, उन जो एक वीमेन के फेथ में, कि एक वुमन, वो बताना चाहते हैं कि कोई भी वुमेन जो है वो कभी भी पूरी तरह से फेथफुल नहीं हो सकती एक ही मैन के लिए। Throughout this poem, Donne attempts to challenge the readers and people whom he met to find out and let him know about a single fair and faithful lady इन दिस वर्ल्ड। इस पूरी पोएम में जो डन है वो क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, क्या करने के लिए, चैलेंज करते हैं लोगों को, रीडर्स को। क्या करते हैं कि अगर whom he met to find, कि वो जिनको मतलब whom he met to find out and let him know, जो उनको ये बताते हैं कि वो क्या, कि उनके पास क्या एक फेथफुल और फेयर वुमेन, वो मतलब वो मानते हैं, जॉन डन मानते हैं कि कोई भी वुमेन जो वो फेयर और फेथफुल नहीं हो सकती इस वर्ल्ड में। एज ही बिलीव्स दैट नो लेडी कैन बी ब्यूटीफुल एज वेल एज फेथफुल एंड इफ़ शी इज़ देन शी विल नॉट बी फॉर लॉन्गर। तो कहते हैं कि उनको कोई भी आकर ये बात अगर बताते हैं ना कि मेरी जो लेडी है वो फेथफुल है, फेयर है, सुंदर भी है और फेथफुल भी है, तो जॉन डन इस बात पे यकीन नहीं करते और वो ये बात बताते हैं। उनका बिलीव ये है कि कोई भी जो लेडी है वो सुंदर और फेथफुल एक साथ नहीं हो सकती, या तो वो सुंदर हो सकती है और या वो फेथफुल हो सकती है, एक टाइम पे वो एक ही कैरेक्टर प्ले कर सकती है। जॉन डन का ये मानना है। और वो बोलते हैं अगर वो सुंदर और ब्यूटीफुल दोनों है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो नहीं रहेगी। In the first stanza of the poem, Donne states a number of impossible tasks. He compares finding an honest woman to these tasks. तो बोलते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, जॉन डन जो है वो स्टेट करते हैं, मतलब बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क आपको देंगे क्या करने के लिए, कंपेयर करते हैं फाइंड करने की, किसको, एक ऑनेस्ट वुमेन को। और वो बोलते हैं he cleverly states that to find a woman who is honest in love is as difficult as it is to catch a falling star। और वो बोलते हैं
कि ये एक जो वुमेन है जो लॉयल भी है, ऑनेस्ट भी है और ब्यूटीफुल भी है, उसको ढूंढना उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना एक गिरते हुए तारे को पकड़ना, मतलब टूटते हुए तारे को पकड़ना है। द इम्पॉसिबल टास्क ऑल्सो इंक्लूड कंसीविंग अ चाइल्ड विद अ मैंड्रेक प्लांट, की कहते हैं कि जो मैंड्रेक प्लांट होता है वो कैसा दिखाई देता है, एक ना बच्चे की तरह दिखाई देता है, इंसान की तरह दिखाई देता है, उसको आप देखना सर्च करके गूगल पे। तो वो कहते हैं उतना ही इम्पॉसिबल है जैसे एक मैंड्रेक के प्लांट से क्या करना, बच्चा पैदा करना, कंसीव करना। गेनिंग फुल नॉलेज ऑफ पास्ट की पूरी नॉलेज आपको होना, हर चीज़ की नॉलेज होना। सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ डेविल्स क्लोवन हूफ, की जो डेविल होता है उसके क्या होते हैं, वो चिरे हुए पैर होते हैं उसके, है ना, कि उसकी मिस्ट्री को पता लगाना कि उसके चिरे हुए पैर क्यों हैं। एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ हियरिंग अ मर्मेड सिंगिंग विदाउट गेटिंग टेम्प टू डाइव इनटू द सी। कहते हैं और क्या सुनना है, एक मरमेड की सिंगिंग को सुनना, ठीक है। जैसे ये सभी टास्क जो है इम्पॉसिबल है, वैसे ही एक लॉयल वुमेन ढूंढना, ब्यूटीफुल वुमेन ढूंढना और एट द सेम टाइम जो क्या है इम्पॉसिबल है। जैसे वो फर्स्ट अपनी जो स्टार्टिंग लाइन्स है उनमें बोलते हैं, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। कि जैसे एक फॉलिंग स्टार को पकड़ना, मैंड्रिक के रूट से एक बच्चा कंसीव करना, और कोई अगर ये तुम्हें बता दें कि जो पास्ट ईयर्स है वो कहाँ गए और जो डेविल के जो पैर किसने काटे, वो सब कुछ जैसे पता करना क्या है इम्पॉसिबल है, वैसे ही एक जो है ट्रू और फेयर वुमेन को ढूंढना इस वर्ल्ड में भी क्या है इम्पॉसिबल है। इन अ सार्केस्टिक कमेंट, एक सार्केस्टिक कमेंट करते हुए बोलते हैं दैट फाइंडिंग एन ऑनेस्ट वुमेन इज़ एज डिफ़िकल्ट एज लिविंग विदाउट द पेन ऑफ एनवी। कहते हैं कि एक ऑनेस्ट वुमेन को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जैसे किसके बिना रहना, एक जेलसी के बिना एक इंसान की, मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा वर्ल्ड में जिसमें जेलसी नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके। सबने किसी ना किसी चीज़ को लेके क्या होती है, जेलसी होती है। एनवी इज़ द ग्रीड एंड द लस्ट ऑफ अदर पीपल हु वुड सीक्रेटली लॉन्ग फॉर हिज वुमेन। He adds to the list of impossible tasks the task of finding the wind that brings prosperity to the honest minded people, कहते पीपल सॉरी। तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी मतलब उनका नेक्स्ट टास्क जो है वो बोलते हैं कि कोई भी किसी को भी ऑनेस्ट पर्सन को अगर प्रोस्पेरिटी का लालच दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो पक्का ही करप्ट हो जाएगा, ये चीज़ भी बदली नहीं जा सकती, ठीक है। ये बात भी इसमें वो ऐड करते ही मीन्स दैट ओनली डिसऑनेस्ट पीपल डू वेल एंड दैट टू हैव एन ऑनेस्ट माइंड इज़ टू फेल। आगे वो बोलते हैं इन द सेकेंड स्टैंजा द सब्जेक्ट मैटर इज़ एन इमेजिनरी जर्नी ऑफ 10,000 डेज। अब इसमें क्या इमेजिनरी जर्नी है, ये सच में कोई 10,000 डेज की जर्नी पे नहीं गया, वो इमेजिनरी जर्नी के बारे में बोलते हैं। डन इमेजिन्स अ seeker spending a lifetime until he has grey hairs looking for an honest woman. Dunn believes that despite all the strange sight the traveler will see, he won't come across an ऑनेस्ट वुमेन। कहते कि अगर कोई इंसान 10,000 दिनों के लिए क्या जाता है, एक जर्नी पे जाता है और वहाँ पे उसको बहुत कुछ मिलता है, अपनी पूरी उसकी लाइफ उसमें जा रही है, उसको उसके बाल वाइट हो जाते हैं, वो एक ऑनेस्ट वुमेन को ढूंढ रहा है, ठीक है। वो कहते हैं वो मैं उसकी कई हर बात को मान लूँगा, जॉन डन बोलते हैं कि वो जो भी मुझे बोलेगा मैं उसकी हर बात मानूंगा, लेकिन मैं उसकी ये बात नहीं मानूंगा कि उसने एक ऑनेस्ट वुमेन को वो मिला है या उसको एक ऑनेस्ट वुमेन मिली है। जैसे राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी दाउ व्हेन दाउ रिटर्न्स विल टेल मी all strange wonders that befell thou and swear and nowhere lives a woman true and fair। अगर तुम कसम खा के बोलोगे कि कुछ भी करके तुम बोलोगे कि तुमने एक ट्रू और फेयर वुमेन को मिले हो, तो मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँ, क्योंकि कोई भी वुमेन ट्रू और फेयर नहीं हो सकती इस वर्ल्ड में। वो बोलते हैं कि बाकी जो भी तुमने देखा होगा अपनी इस जर्नी पे, मैं उस बात पे तो यकीन कर लूँगा, लेकिन मैं इस बात पे कभी भी बिलीव नहीं करूँगा कि एक ट्रू और जो फेयर वुमेन है वो इस वर्ल्ड में हो सकती है। इन द थर्ड स्टैंजा द थॉट चेंजेस टू द मोर पॉजिटिव आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ऑनेस्ट वुमेन। अब इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव आइडिया, थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करते हैं इसमें वो। इफ़ द ट्रैवलर फाइंड्स वन ही इज़ टू रिपोर्ट हिम इमीडिएटली। डन से सच ए जर्नी पिलग्रिमेज वुड बी स्वेट। वो कहते हैं कि अगर वो बोलता है कि उसको सच में एक वुमेन ऐसी मिली है
की जो ऑनेस्ट थी, फेयर थी, वो जो जर्नी उसकी होगी वो किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होगी। बट देन डन चेंजेस हिज माइंड एंड सेज ही वुडंट ट्रैवल नेक्स्ट डोर टू मीट हर एज बाय द टाइम ही अराइव्स इवन दैट फार शी विल हैव एंगेज्ड विद 2 or 3 अदर वुमेन। कहते हैं जब वो उससे मिला था तब तो वो क्या थी, फेयर थी, लॉयल थी, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरी बार उसको मिलता है, जाता है उसको मिलने के लिए, या कभी भी उसको कोई लेटर लिखता है कुछ भी, है ना, तो वो क्या हो चुकी होगी, वो चेंज हो चुकी होगी और वो तब तक 2 या 3 और आदमियों के साथ क्या हो चुकी होगी, इंगेज हो चुकी होगी, मतलब वो उसको भूल चुकी होगी। ही सेज दैट अ वुमन वुड ओनली रिमेन्स ऑनेस्ट एट मोस्ट फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू राइट द लेटर सेइंग दैट यू हैव फाउंड हर। वो कहते हैं कि एक जो वुमेन है वो तब तक ही लॉयल रहती है जब तक, एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू राइट, जब तक कि जितना टाइम लगता है एक लेटर लिखने में, सेइंग दैट यू हैव फाउंड हर, कि तुमने उसको ढूंढ लिया, बस इतने टाइम तक कि वो क्या रह सकती है, तुम्हारे लिए लॉयल रह सकती है और तुम्हारी है वो तब तक। डन्स पोएम, अब ये क्या हो जाएगा, इसका कंक्लूजन हो जाएगा। डन्स पोएम एक्चुअली रिवेल्स द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग अ वुमेन हु इज़ बोथ वर्च्यूज एंड ट्रू एंड फेयर, ठीक है, कि वर्च्यूज भी हो और क्या हो, ट्रू और फेयर भी हो। दिस इज सीन एज पैराडॉक्सिकल एज इट कंट्रास्ट द पेट्रार्कन conventions at the time, placing women at the height of all greatness. Donne arguably intends the poem to be a satire, as he uses biting irony for comical effect, usually sarcasm, as a way to expose and humiliate women. इसमें क्या करते हैं, जॉन डन को चाहिए जो लेडी वो बोलते हैं वो वर्ड में नहीं है, इसमें वो पैराडॉक्स का यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं, पेट्रार्कन कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं इस टाइम पे, जो जहाँ पे प्लेसिंग वुमेंस एट द हाइट ऑफ ऑल ग्रेट, जिसमें जहाँ पे क्या किया जाता है, वुमेंस को सब पूरी हाइट पे रखा जाता है, सबसे ग्रेट माना जाता है वुमेन को। डन इसमें आर्ग्यू भी करते हैं अपनी पोएम में, आर्ग्यूएबली इंटेंट्स द पोएम टू बी सटायर, मतलब आर्ग्यू वो ऐसे करें जैसे ही क्या एक सटायर है, एज ही यूजेस बाइटिंग आयरनी का यूज़ करते हैं, इसमें वो कॉमिकल इफेक्ट का यूज़ करते हैं, सार्काज्म का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, एक वुमेन को एक्सपोज करने के लिए और उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वर्ड में कोई लेडी लॉयल और फेयर और ये नहीं हो सकती, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है ना, ये भी एक तरह इम्पॉसिबल कि ये हो नहीं सकती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, डन इज एक्चुअली ड्रॉइंग अ parallel between his search for a metaphysical experience in some religion with his yearning for a similar experience in love. Whatever may be the interpretations, it may be concluded that this poem is a great metaphysical poem and an ideal example of a dramatic monologue। कहते हैं कि ये जो पोएम है इसमें क्या है कि शायद डन का कोई ऐसा सीन रहा होगा ना लव में, उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, वैसे ही उन्होंने क्या किया है इस पोएम में ऐड किया है। लेकिन वो बोलना चाहते हैं कि पूरी तरह से मेटाफिजिकल पोएम है ये बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी लॉयल नहीं होगी, ठीक है, और वैसे ही उन्होंने इसमें इस पोएम में अपना ऐड किया है, मेटाफिजिकल पोएम है ये, और इसमें अपना इसको इस पोएम को एक ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोल सकते हैं कि वो बोल रहे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग आपको पता होगा क्या होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है बस वो बोल रहे होते हैं, वहाँ पे एक लिसनर होता है लेकिन वो उसका कुछ भी आंसर नहीं करता, वो जस्ट उसको सुनता रहता है। तो फ्रेंड्स ये थी नेक्स्ट पोएम, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, 4th पोएम थी ये BA पार्ट 1 की। आई होप कि आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे, आप इन नोट्स को अपना कॉपी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। देखो इसमें मैंने ओरिजिनल लाइंस को ऐड किया हुआ है अच्छे से, जिसको हम अगर एग्ज़ाम में ऐसे ही राइट करते हैं अंडरलाइन करके, है ना, तो हम अच्छा स्कोर से कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, और मेरी बाकी जो मैंने उसमें शॉर्ट्स वगैरह डाली हैं ग्रामर पे डाली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर BA पार्ट 1 एंड प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you for watching.